भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित केंद्रीय बजट की उपलब्धियों पर भाजपा सांसद अजय निषाद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का ये केंद्रीय बजट नए भारत की नींव को और सशक्त करने वाला है। इस बजट से भविष्य के भारत की दशा और दिशा निर्धारित होगी, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को और मजबूती मिलेगी। बजट में स्वास्थ्य और कल्याण के साथ भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अधोसंरचना के साथ राष्ट्र को मजबूत बनाने, नवजीवन का संचार करने पर विशेष ध्यान रखा है। बजट के साथ पार्लियामेंट बजट हुआ है, उसके बाद नहीं आए हैं। क्या मिला बजट? माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे देश के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य को 1,25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों, चूंकि सभी एक बिहारी नहीं है, सभी राज्य का जिम्मेवारी जो है माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी पे। विशेष राज्य की मांग लगातार बिहार की उठती रही है। देखिए, विशेष राज्य का मामला और सेंट्रल बजट से दोनों नहीं है। बजट अपना जो है भारत सरकार अपना आगे का जो विकास का गति देने के लिए जो सरकार का आइडिया है उस पर होता है। इसमें ये चीज़ का मामला का है ये नहीं है। आप मांग करते हैं कि विशेष राज्य की बिहार को मिलना चाहिए? मेरा कहना है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। मुख्यमंत्री जी लगातार मांग रहे हैं और जब जब मुख्यमंत्री जी कुछ मांगे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया ही है, तो मिलेगा इसका मतलब? हर चीज़ देखिए, हम विशेष राज्य का मामला हो चाहे डायरेक्ट पैसा हो, जो पैसा भारत सरकार उपलब्ध करा रही है उस पर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का गति प्रदान करें। विकास का गति जब पकड़ेगा बिहार में, रोजगार धंधा का जो सृजन जो है वो रुकेगा, फैक्ट्री जब आना शुरू होगा तब ना आप फिर मांगते जाइएगा, जो मांगिएगा मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आय का साधन भी तो बढ़ाना पड़ेगा। हर समय मांगने की स्थिति में नहीं रखें। इस पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि भारत के नौजवान रोजगार मांगने वाला नहीं बने, रोजगार देने वाला बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना आय का स्रोत को मतलब ग्रोथ बढ़ाए, आय का स्रोत बढ़ाए और जो भारत सरकार से जो मांगेंगे वो तो मिलता ही है। कभी भी मुख्यमंत्री जी को निराश नहीं किया गया है। एक सवाल था कि चेंबर ऑफ कॉमर्स या विभिन्न जो व्यावसायिक संगठन है उनका कहना था कि जीएसटी जब आई थी तो वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, उसके बावजूद अभी भी विभिन्न माध्यमों से अलग अलग माध्यमों से टैक्स वसूली जा रही है। देखिए, हम लोग तो जो समझ रहे हैं कि जीएसटी में जो भी होता है 9% बिहार सरकार को मिलता है, 9% भारत सरकार को मिलता है। उसके अलावा तो एक्साइज है और तो कोई टैक्स नहीं है जो अब इस पर हमको वो सब तो स्थानीय होता है। उसको देखिए, भारत हमारा कहने का मतलब है कि जीएसटी आने के बाद जो लोगों की तकलीफ़ें थी, जो हर समय में बॉर्डर पे माल रुकता था, उस समय तो मामला ख़त्म हो गया। लोग देश भर में से कहीं से भी अपना जो रेट है वो रेट को कंपेयर करके डायरेक्ट कहीं से भी माल मंगा सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मोड़ा जो कमी बेसी है, अगर मान लीजिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में लाती है तो उसमें हम पहल करेंगे, सरकार का ध्यान आकर्षण करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोकसभा में उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी कभी भी कोई काम करते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि हम ये काम इतने साल में कर देंगे। तो ये जो बजट जो है माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि ये बजट जो है 25-50 साल आगे का सोच के बना रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जोड़ रहा तो डिजिटल करेंसी में रहा है। आने वाला समय में अगर डिजिटल करेंसी धीरे धीरे सारे लोग समझ जाते हैं तो उससे दो होता है कि एक तो फेक करेंसी बंद होगा जो भारत के अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कैश के लेन देन में जो है आतंकवादी गतिविधि जो है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, तो उस पर भी रोकेगा। क्योंकि डिजिटल करेंसी से अगर आप कोई लेन देन करते हैं तो सारा संज्ञान के लाता है। तो कहीं ना कहीं भारत के आंतरिक सुरक्षा और भारत के आर्थिक मजबूती के लिए ये प्लान किया गया है। डिजिटल करेंसी पर टैक्स लाया गया पर उसको लीगलाइज नहीं किया। तो देखिए, वो तो धीरे धीरे ना, अभी तो नया नया कोई चीज़ आता है तो उसको समझने बुझने में तो समय लगता है ना। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि आरबीआई भारत भी अपना डिजिटल करेंसी आएगा, तो जब भारत अपना डिजिटल करेंसी ला रहा है तो फिर विदेशी डिजिटल करेंसी में क्यों इन्वेस्ट कीजिएगा? सर, हम तो हर समय जब से सांसद बने हैं लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन रेल मंत्री हमारे बिहार के मिट्टी के नहीं बन पाते हैं, इसलिए उनके संज्ञान में नहीं आ पाता है। मेरा ये कहना है कि एक व्यवहारिक बात, चलिए कैमरा बंद है, हम कहते हैं आज के डेट में हमको ट्रेन पकड़ना है। कोर्ट में जो आप बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर और रक्सौल का, तो अभी जो है माननीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जवाब आया था कि रक्सौल और मुजफ्फरपुर में
जो बीड है, किसी पार्टी ने इच्छा जाहिर नहीं की है एयरपोर्ट चलाने के लिए, लेकिन अभी जब पिछले दिन हम गए थे तो दो पार्टी ने यहाँ पर बीड डाला है, एक मुजफ्फरपुर के लिए भी और रक्सौल के लिए भी। तो उसको फिर से मैंने रिकमेंड कराया है, अगर आप ज़रूरत पड़ेगा तो उसका कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। अभी कहिएगा, अभी फॉरवर्ड कर देंगे। और मेरा है कि उसमें ये कहना है कि मुजफ्फरपुर का जो आउटर है, जहाँ से लोग आसानी से निकल सकते हैं, तो शहर में जो जाम की समस्या होती है उस पर कमी आवेगा। लोग हर समय जाते हैं, अटक जाते हैं, तो ये अंडर पास बन जाने के लोग स्मूथली कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन शहर में और भी कई जगह है जहाँ बनाने की ज़रूरत है, लेकिन 4 जगहों पे मात्र है, तो आगे में और किस तरह का संज्ञान में है क्या कि बनाने के? देखिए, हमने इससे पहले एक आपको ध्यान में होगा, खाड़ा घाट पुल पर भी समांतर पुल के लिए मांग किया था, तो उस पर भी काम चल रहा है। 2 जो पुल बना हुआ है जो आधार पर लटका हुआ है, बार बार भी इस बार भी ये जो आए थे अपना नितिन नवीन जी, तो उस पर भी उनके संज्ञान में हम लाए थे कि ये 2 पुल जो है, एक पुल में बीच में पाया धंसा पड़ा है, कुछ में अप्रोच रोड नहीं बन पा रहा है। तो मान लीजिए सरकार का अरबों रुपया लग गया, आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको जल्दी से शुरू कराया जाए।